नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि देखो यहाँ पर जो है सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी पैट, ठीक है ना। अभी देखो जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट की अगर हम बात करते हैं, जो 2026 में आपका नोटिफिकेशन आया है, ओके, अभी हाल ही में 3 अगस्त में, तो मैं आपको उसकी भी पूरी तैयारी कराऊंगी। और यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो है सुपर टेट से रिलेटेड अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं, यानी आपको पता है कि सुपर जो टीटी है, यहाँ पे जो सुपर टेट है, ठीक है ना, उसका जो फॉर्म है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अब आप ये बताइए कि भैया जब फॉर्म आपका यहाँ पे जो है, ठीक है, फिलअप होगा, क्या आप तब से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे? नहीं ना, आप पहले से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी आपके 14 सब्जेक्ट्स हैं, ओके, इसमें एसटेट में, सुपर टेट में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो ये है कि कोई भी सिलेबस चेंजमेंट नहीं होगा, यही सेम है आपका। और सबसे पहले हम पूरा जो है यहाँ पे आपका बात करते हैं सीडीपी, ठीक है ना। सबसे पहले हम पूरी फिनिश करेंगे, जिसमें कि जीवन कौशल और यहाँ पे शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, इन तीनों की थ्योरी वाइज और जो है लास्ट में एमसीक्यू वाइज आपको कंटिन्यू डेली एक क्लासेस मिलेगी। ओके, सो चलिए देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो वैदिक कालीन है। सबसे पहले हम शिक्षण कौशल की फर्स्ट क्लास करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में जो है एक चैप्टर है फर्स्ट आपका आधुनिकीकरण, तो उसमें जो है वैदिक काल और बौद्ध काल और इस तरह से मुस्लिम काल, इनके हम एक हर पार्ट्स को बहुत अच्छी थ्योरी से, अगर आप इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और किसी का पेड कोर्स लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में आपको ऐसी थ्योरी करा रही हूँ कि भाई जो लोग आपको यहाँ पे 5-5 हज़ार के कोर्स प्रोवाइड करा के तब ऐसी थ्योरी देंगे जो मैं आपको बिल्कुल फ्री करा रही हूँ, PDF भी मिल रही है। तो बताइए, क्लियर है? सो चलो अभी यहाँ पर हम जो है बात करते हैं। देखो शिक्षण कौशल, भाई आप सबको पता होगा सिलेबस वगैरह, बिल्कुल ओके। तो यहाँ पे देखो अगर हम सीडीपी की बात करते हैं, जिसमें कि शिक्षण कौशल और जीवन कौशल और यहाँ पे बाल मनोविज्ञान, तो इसमें शिक्षण कौशल का फर्स्ट और जो है यहाँ पे जीवन कौशल का फर्स्ट पार्ट और बाल मनोविज्ञान का फर्स्ट पार्ट आपको कंटिन्यू सेशन आपको एक लेसन रोज मिलेगा। ओके, आज का जो सेशन है वो है यहाँ पर हमारा शिक्षण कौशल, जिसमें कि फर्स्ट क्लास रहेगी वैदिक कालीन शिक्षा, पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, थ्योरी इतनी गजब होगी कि आप कहेंगे कि क्या बात है, मज़ा आ गया। और मैं बता दूं यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए, देखो बहुत ही जो है सिंपली है, बहुत अच्छी है, बेस्ट है, तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7505890761 नंबर पे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप पर सभी PDF मिलेगी। तो भैया वैदिक कालीन शिक्षा, अब अगर हम बात करें वैदिक कालीन जो शिक्षा है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि देखो वैदिक कालीन शिक्षा अब पढ़ेंगे, क्या ये निःशुल्क शिक्षा थी? बिल्कुल, शिक्षा के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। अब देखो यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा है, आगे हम बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ेंगे, आगे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ेंगे। तो इनमें ये फैक्ट्स पूछा जाता है कि वैदिक काल शिक्षा में शुल्क लिया जाता था कि नहीं, या फिर ये बताइए वह कौन सी शिक्षा थी जिसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था? वो थी वैदिक कालीन शिक्षा, यानी निःशुल्क, बिल्कुल फ्री थी। ये पॉइंट्स ध्यान रखना। इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे इसको क्लियर कर लो, क्या थी? निःशुल्क, कि बिल्कुल फ्री थी। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी बिल्कुल भैया फ्री थी, कोई शुल्क नहीं था। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों क्या थी? आपकी फ्री थी, ठीक है ना। अब देखो यह शिक्षा आपकी कैसी थी? गुरुकुल आधारित शिक्षा थी। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस काल में? अब देखो वैदिक काल है, बौद्ध काल है, मुस्लिम काल है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि किस काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे गुरुकुल में? तो वो है वैदिक काल में। तो ये जो वैदिक कालीन शिक्षा है ये आपकी गुरुकुल आधारित शिक्षा थी। अच्छा, अब ये बनेगा शिक्षा का माध्यम क्या था? तो शिक्षा का मुख्य रूप से माध्यम था यहाँ पे संस्कृत भाषा। बिल्कुल भैया, भाषा भी पूछी जाती है। अब देखो वैदिक काल में, ठीक है, बौद्ध धर्म में, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें, तो यहाँ से ना ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे आपके कि ये बताओ जो वैदिक काल है, वैदिक काल में, ठीक है ना, किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी बच्चों को? तो संस्कृत भाषा। क्लियर है? तो वेद काल में भैया संस्कृत भाषा पे फोकस किया गया है, ध्यान रखो। अब देखो इसे हम रिपीट करते हैं, किस तरह से याद रखना है। वैदिक काल शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, क्या थी? बिल्कुल निःशुल्क थी। चाहे प्राथमिक शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी पैसा वैसा नहीं दिया जाता था। किस पर आधारित थी? गुरुकुलों पर आधारित थी,
ठीक है। शिक्षा का माध्यम क्या था, भाषा कौन सी थी यहाँ पर, तो भाषा थी भैया जी कौन सी, संस्कृत। इतनी बातें क्लियर है, बिल्कुल भैया क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या थी भैया वैदिक काल शिक्षा, निःशुल्क थी। किस पर आधारित थी, कहाँ पर पढ़ाई जाता था, गुरुकुल में, गुरु के पास में रहकर। शिक्षा का माध्यम क्या था, कौन सी भाषा थी भैया, संस्कृत थी। आगे बढ़े, आप कहिएगा कि बिल्कुल यहाँ पर कोई भी जो है डाउट्स नहीं है, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो बात करते हैं जो गुरुकुल है, गुरुकुल की स्थापना किस तरह हुई। गुरुकुल की स्थापना प्राय नगरों से दूर शांत एवं एकांत स्थानों पर स्थापित किए जाते थे। देखो गुरुकुल की स्थापना, गुरुकुल कहाँ पे होते थे। अब ऐसा थोड़ा है कि भैया आप जो है सिटी में रह रहे हैं, नगर में, शहरों में, गांव में, ठीक है, इस तरह से आप जो है वहाँ पे क्या है शांत माहौल नहीं है तो वहाँ पर गुरुकुल नहीं होते थे। गुरुकुल ऐसी जगह होते थे जहाँ ना तो नगर हो, ठीक है, शहर वहर कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से, बिल्कुल दूर एक शांत माहौल, पेड़ के नीचे एकांत माहौल, ठीक है, जहाँ पे जो गुरु होते थे पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और बच्चे बाहर, ठीक है ना, बाहर जो यहाँ पे चटाई बटाई डाल के तब बच्चे बैठे थे और तब यहाँ पे गुरु उनको अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। इस तरह की यहाँ पे गुरुकुल की स्थापना थी। क्लियर है, वैदिक काल की बात कर रहे हैं। अच्छा, राज्य के नियंत्रण से क्या थी, मुक्त थी। देखो शिक्षा व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता था। गुरुकुल का जो संचालन है गुरु स्वयं, अब ऐसा नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को अब जो है प्राइवेट स्कूल में जो है पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है ना कि वहाँ पे जो है जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उस जो है स्कूल ने जो है यहाँ पे गवर्नमेंट से क्या ली हुई है भैया, परमिशन ली हुई है। तो ये जो गुरुकुल होते थे राज्य में इनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता था, बिल्कुल मुक्त थे। ऐसा नहीं था कि हाँ जो है हमें गवर्नमेंट सरकार पैसा देगी या फिर कोई और, नहीं, जो सारा खर्च होता था स्वयं खुद गुरु उठाते थे। तो राज्य के नियंत्रण से क्या थी भैया, वैदिक कालीन शिक्षा बिल्कुल मुक्त थी, ध्यान रखना। ओके, अच्छा, शिक्षा का प्रारंभ कब होता है, देखो लगभग 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये जो है एक वैदिक काल हुआ, एक आपका यहाँ पे बौद्ध काल हुआ, एक यहाँ पे मुस्लिम काल हुआ। इनमें ना अपने अपने संस्कार होते थे, ये संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो वैदिक काल में सबसे पहले प्रारंभ होता है विद्यारंभ संस्कार। इसके द्वारा शिक्षा शुरू होती थी और यह संस्कार घर पर कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था। इसमें बच्चे को प्रारंभिक पढ़ाना लिखाना और अक्षर ज्ञान कराया जाता था। सबसे पहले क्या होता था, जैसे वैदिक काल शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं, जब बच्चा यहाँ पे 5 साल का हो गया पूरा, ध्यान रखना इसकी तारीख भैया जी, ठीक है ना, लगभग 5 वर्ष का जब बच्चा यहाँ पर हो गया उस समय बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार होता था। ये पूछा जाता है कि वैदिक काल में जब बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है तो वह किस वर्ष से शुरू होती है, वो होती है भैया जी यहाँ पे 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है लगभग तब शुरू होती है। वो किस आरंभ से शुरू होती है, वो किस संस्कार से शुरू होती है। तो वैदिक काल में बच्चे की जो शिक्षा है सबसे पहले किस संस्कार से शुरू होती है, विद्या आरंभ संस्कार से। किस संस्कार से, विद्या आरंभ संस्कार से। और ये जो संस्कार होता था इसमें क्या होता था भैया, जो कुल पुरोहित होते थे वो उनको बच्चे को, ठीक है ना, घर पर ही पढ़ाते थे। यानी कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो गया उसके बाद विद्या आरंभ संस्कार होता था गुरुकुल, इसमें जो है वैदिक काल शिक्षा में, और यहाँ पर बच्चों को घर पर ही शिक्षा, ठीक है ना, ये कुल पुरोहित द्वारा कराई जाती थी। इतना पॉइंट्स क्लियर है। देखो यहाँ पे ध्यान से हमने बात की गुरुकुल की स्थापना। तो गुरुकुल की स्थापना कहाँ पर होती थी, जहाँ बिल्कुल शांत माहौल, आप खुद ही कॉमन से सेंस लगाओ भैया, ठीक है ना, और राज्य के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त थी भैया। स्वयं गुरु का क्या था यहाँ पर, अपना खुद का सब जो है यहाँ पे करते थे बच्चों के लिए, खुद कौन करेंगे, गुरु करेंगे। अच्छा, शिक्षा का प्रारंभ मैंने कहा कि वेद काल में इस तरह संस्कार होते थे भैया। 3 संस्कार होंगे, एक विद्यारंभ संस्कार है भैया जी, ठीक है ना, और जब यहाँ पे बच्चा उच्च शिक्षा में जाएगा तब कौन सा उपनयन संस्कार होगा, और जब यहाँ पे वैदिक काल में शिक्षा समाप्त होगी तब यहाँ पे समावर्तन संस्कार होगा। इस तरह से वेद काल में 3 संस्कार आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो लगभग 5 वर्ष, ध्यान रखना ये ध्यान रखना, 5 वर्ष की आयु में जब बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ता था तो वो होता था विद्यारंभ संस्कार, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, यहाँ पे अभी बात करेंगे उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था। जी हाँ,
देखो हम वेद काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा वैदिक काल में जब बच्चा 5 वर्ष का हो गया उस समय बच्चे को शिक्षा दी जाती थी घर पर ही, ठीक है ना, कुल पुरोहितों के द्वारा। फिर जब बच्चा जो है यहाँ पर उस शिक्षा का केंद्र कहाँ पर ग्रहण करेगा, गुरुकुल उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। पूछा जाता है कि उच्च शिक्षा के लिए वैदिक काल में बच्चे को कहाँ पर जाके पढ़ना होता था, तो वो जो है गुरुकुल में गुरु के पास में जाके, ठीक है। अच्छा, गुरुकुल में प्रवेश कैसे होता था, तो गुरुकुल में प्रवेश से पहले एक संस्कार होता था। क्या होता था, उपनयन संस्कार। देखो भैया जैसा आपका बच्चा है, आप जो है वैदिक काल से संबंधित है, उस काल की बात कर रहे हैं, उस टाइम क्या होता था। तो जैसे भैया आपका बच्चा है, ठीक है ना, बर्थ हुआ उसका, वो धीरे धीरे 5 साल का हो गया। फिर 5 साल का जब वो हो गया, उसका एक विद्या आरंभ संस्कार होता है जहाँ पर घर पर ही पढ़ाई कराई जाएगी। ये नहीं जैसा आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि हमारा बेटा 5 साल का हो गया, बेटी 5 साल की हो गई, बच्चा हमारा 5 साल का हो गया कि चलो भैया प्राइवेट स्कूल में डाल दो, चलो भैया नर्सरी में डाल दो, चलो भैया जो है आंगनबाड़ी में डाल दो, ठीक है। ऐसे करते हैं ना हम, जो है आज के टाइम में हम लोग बिल्कुल करते हैं भैया। लेकिन पहले क्या होता था, वैदिक काल में जब बच्चा 5 साल का हो गया उसका एक विद्यारंभ संस्कार होता था, लेकिन वो जो है अपने घर पर ही पढ़ेगा, ठीक है। आज के टाइम में नहीं कि जैसे हम लोग बढ़िया बढ़िया स्कूलों में भेज रहे हैं अपने बच्चों को। ओके जी हाँ, क्लियर है। फिर क्या हुआ भैया, चलो ठीक है। फिर जब बच्चे को उच्च शिक्षा ग्रहण करनी थी, यहाँ पर जैसे ही प्राथमिक उसका यहाँ पे जो है, जैसा यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा उसकी फिनिश हो गई, फिर बच्चा जो है यहाँ पे उच्च शिक्षा में ग्रहण करेगा वैदिक काल में। तो बच्चा कहाँ पे जाएगा, गुरुकुल में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है। गुरुकुल में प्रवेश क्या होता था, तो जैसे ही बच्चा अब एडमिशन लेगा, जैसा हमारा बच्चा एडमिशन लेता है 5 साल में, तो भैया हम तो करा देते हैं डायरेक्ट जाके अपने प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे से आपको पता है। पहले वैदिक काल में क्या होता था कि अब अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे गुरुकुल में जा करके, तो पहले उसका क्या होता था, उपनयन संस्कार कराया जाता था। ध्यान रखना कि गुरुकुल में प्रवेश से पहले कौन सा संस्कार कराया जाता था, उपनयन संस्कार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यह उपनयन संस्कार, इसका मतलब क्या होता है, उपलस नयन यानी समीप ले जाना, अर्थात गुरु के समीप ले जाना। अर्थात आप अपने बच्चे को कहाँ पे ले जा रहे हैं, घर से गुरु के समीप। जैसा हम लोग आज के टाइम में क्या करते हैं, अपने बच्चों को, ठीक है, नर्सरी क्लास में भेजते हैं, आंगनबाड़ी में भेजते हैं भैया जी, ठीक है ना। लेकिन पहले वैदिक काल में क्या होता था, ये गुरुकुल में भेजते थे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, उनका उपनयन संस्कार होता था। इसका मतलब क्या होता है कि गुरु के समीप, गुरु के पास बैठ कर ये जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे। अच्छा, उपनयन संस्कार का क्या महत्व था, इस संस्कार के बाद ही विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रवेश मिलता था और वह औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी बनता। आप बताइए, देखो अगर आप अपने घर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या, कौन सा साधन हुआ, वो होगा हमारा अनौपचारिक साधन। बिल्कुल आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, सीटेट सीडीपी में अपने पढ़ा है, मैंने बहुत पढ़ाया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जब आप जो है यहाँ पर गुरुकुल में गुरु के पास जाके शिक्षा ग्रहण करेंगे, यानी कि आप जो है यहाँ पे टीचर्स के पास जा रहे हैं, जिसको हम गुरुकुल में गुरु जी कहते हैं, ठीक है, वो आपकी औपचारिक शिक्षा होगी, ठीक है, ध्यान है ना। चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनयन का क्या अर्थ होता है, उपनयन संस्कार कब होता है, सारी चीज़ें बता दी मैंने। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में हम इन चीज़ों को कैसे याद रखिए भैया, ये तो खिचड़ी सी थी, पक गई माइंड में, ठीक है, किस तरह सेट करें। ओके, किस तरह सेट करेंगे, देखो याद रखने योग्य क्या क्या तथ्य हैं। 5 वर्ष का जब बच्चा होता था, कब क्या होता था, विद्यारंभ संस्कार होता था। ध्यान रखना, 5 वर्ष में बच्चा का विद्यारंभ संस्कार। शिक्षा का माध्यम क्या था, वैदिक काल में संस्कृत। वैदिक काल में शिक्षा का स्थान क्या था, गुरुकुल। वैदिक काल में शिक्षा का शुल्क क्या था, निःशुल्क, बिल्कुल फ्री शिक्षा थी, कुछ भी प्राथमिक भी। शिक्षा पर नियंत्रण किसका था, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, केवल गुरु का अपना स्वयं का नियंत्रण था। उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था भैया, वैदिक काल में गुरुकुल। वैदिक काल में प्रवेश जो है, वैदिक काल में जब बच्चा फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, गुरुकुल में पढ़ने जाएगा, उसका कौन सा प्रवेश संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप ले जाना। उपनयन के बाद क्या होता है, विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रवेश मिलता था, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल जो अब तक मैंने आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से बिल्कुल हर एक पॉइंट्स को तोड़ तोड़ के पढ़ाया, अब बिल्कुल वो शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल रहा है। इस तरह से याद करेंगे हम सुपर टेट के लिए, एस टेट के लिए। तो इस तरह से नोट्स बनाएंगे, डालेंगे वैदिक काल शिक्षा यहाँ पे, ठीक है ना। नीचे नोट्स बनाएंगे, जो मैं वो पढ़ा रही हूँ लॉन्ग टाइम में, वो समझाने के लिए है, ये याद रखने योग्य तथ्य हैं। ऊपर डाले वैदिक कालीन शिक्षा। ध्यान रखना, 5 वर्ष में विद्यारंभ संस्कार होता था, क्या शिक्षा का माध्यम,
कौन सी भाषा थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना मैं बता रही हूँ भैया, 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी देखो क्या होता था यहाँ पे, देखो जो वेद काल शिक्षा है, वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था, इसमें भैया जी जाति का बहुत बड़ा यहाँ पर एक रोल होता है। जैसे कि ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए और वैश्य हुए। जो शूद्र लोग होते थे उनको तो शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार ही नहीं था वैदिक काल में, ठीक है। कौन लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब हम यहाँ पे जो है ऋतु की बात करते हैं, जैसे वसंत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, ठीक है ना। तो ब्राह्मण लोग कौन कौन से ऊपरी वस्त्र पहनते थे, इनके मंत्र क्या होते थे, आयु। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा वैदिक काल में जाति प्रभाव बहुत था कि भैया यहाँ पे ब्राह्मण का बच्चा है कैसे पढ़ेगा, किस तरह पढ़ेगा, और वसंत ऋतु में क्या पहनेगा, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय का बच्चा क्या पहनेगा, वैश्य में ये लोग क्या पहनते हैं। तो ब्राह्मण में ऋतु वसंत, क्षत्रिय में ग्रीष्म और ये वैश्य में शरद, ठीक है। ऊपरी वस्त्र इन लोगों के, ब्राह्मण लोगों के काले हिरण की खाल पहनते थे। इनका मंत्र होता था कौन सा, गायत्री मंत्र, और 6 से 8 वर्ष की आयु में ये शिक्षा ग्रहण करते, ठीक है। इस तरह क्षत्रिय की बात करें, ग्रीष्म धब्बेदार हिरण की खाल पहनते थे, और इनका जो यहाँ पे मंत्र स्टार्ट हो जाता है किससे, त्रिष्टुप मंत्र, और ये 10 से 11 वर्ष के लिए। वैश्य की बात करें, शरद ऋतु में ये लोग बकरे की खाल पहनते थे, और इनका जो मंत्र शुरू होता था जगती मंत्र से, और ये 12 वर्ष, ठीक है ना। इस तरह से मैंने कहा वैदिक काल में जो है जाति प्रभाव बहुत अधिक था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वैदिक कालीन शिक्षा में, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे। अब देखो वेदों का अध्ययन क्या कहलाता था। वैदिक काल में वेदों के अध्ययन पर सबसे अधिक जोर दिया जाता था। प्रत्येक वेद के अध्ययन में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक वेद का अध्ययन, वेद जैसे वेद यहाँ पे हम बात करें 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप यहाँ पे ऋग्वेद या कोई सा वेद पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने के लिए आपको लगभग 12 साल यहाँ पर लगेंगे गुरुकुल में, ठीक है। तो वेदों का अध्ययन, क्वेश्चन बनता है कि वैदिक काल में जब बच्चे यहाँ पर जो है गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे, तब भैया जी उस समय प्रत्येक वेद के अध्ययन में लगभग कितना समय लगता था, 12 साल। ध्यान रखना इस चीज़ को, कितना लगता था भैया जी, 12 वर्ष लगता था। ओके, कहेंगे क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं फिर नेक्स्ट जो है आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी लास्ट में, तो आप मेरे साथ बने रहना। बात करेंगे वेदों की ज्ञाताओं के नाम। देखो यहाँ पे वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, तो वैदिक काल में जो वेदों के ज्ञाता होते थे उनके क्या क्या नाम, वेद का ज्ञाता स्नातक कहलाता था, ठीक है। यहाँ पे वेदों का ज्ञाता भैया वसु, ये जो है आपके इस तरह से क्रम से 4 है, क्रम से। देखो वेदों के ज्ञाताओं के नाम ये क्रम से हैं, किस तरह है भैया जी, क्रम से। कितने थे भैया जी, 4 थे आपके वेदों के ज्ञाताओं के नाम क्रम से, ये जो है 4 होते थे आपके। फर्स्ट यहाँ पे नाम है स्नातक, सेकंड है वसु, थर्ड है रुद्र और 4 है आदित्य। पूछा जाता है कि वेदों के ज्ञाता प्रथम कौन, स्नातक, सेकंड कौन, वसु, थर्ड नंबर पे कौन आते हैं, रुद्र आते हैं, 4 नंबर पर भी आदित्य। ये वेदों के ज्ञाताओं के क्या है, नाम है। इस तरह से ये आपको यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, याद करना होगा। चलो अब देखो यहाँ पे शिक्षा के क्या क्या प्रकार थे, कौन कौन से। तो वैदिक काल में शिक्षा 2 प्रकार की थी। वैदिक काल में शिक्षा 2 प्रकार की थी, एक परा यहाँ पे और एक अपरा। वैदिक काल में शिक्षा, पहला पॉइंट्स यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भैया जी जो वैदिक काल है, वैदिक काल में शिक्षा कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की, ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन सी, परा और अपरा। परा को क्या कहते हैं, जो कि धार्मिक शिक्षा होती है, परा को क्या कहते हैं भाई जी, धार्मिक शिक्षा कहते हैं। और यहीं पे अपरा को क्या कहते हैं, जो लौकिक और सांसारिक शिक्षा होते थे। देखो परा में, धार्मिक शिक्षा में जैसा वेद, उपनिषद, यज्ञ, धर्म आदि का ज्ञान आपको दिया जाता था। और अगर आप वैदिक काल में, ठीक है ना, अपरा लौकिक सांसारिक शिक्षा में दी जाती है, जैसे मैथ्स वगैरह, चिकित्सा, कृषि, शिल्प, राजनीतिक, ठीक है, अर्थशास्त्र, ये सब आपको पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। तो 2 तरह का यहाँ पे ज्ञान मिलता था, एक वेद से संबंधित और एक आपका जो आपके संसार से रिलेटेड था। अब देखो आप जो है यहाँ पे
गुरुकुल से शिक्षा जब आपकी समाप्त हो गई, आप अपने गांव शहर जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आ गए, तो भैया अगर आप खेती कृषि वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, है ना। गुना भाग मल्टीप्लाई सब कुछ करना, तो इसलिए, और आप जो है कृषि की भी नॉलेज लेंगे। तो इस तरह से 2 प्रकार की शिक्षा यहाँ पर वैदिक काल में दी जाती थी। चलिए बात करें, देखो गुरुकुल में विद्यार्थियों का जो जीवन है अत्यंत अनुशासित होता था, बिल्कुल अनुशासन में रहेगा बच्चा यहाँ पे वैदिक काल में, ठीक है ना। अब भैया गुरुकुल में बच्चा पढ़ रहा है तो गुरुकुल में तो बच्चा क्या रहेगा, उसका जीवन एकदम अत्यंत अनुशासनहीन नहीं होगा, अनुशासन में रहेगा, ठीक है। वैदिक काल में अनुशासन का मतलब होता है स्वयं पर नियंत्रण रखना। अब ये नहीं कि जैसा कि यहाँ पे आज के टाइम की हम बात करते हैं कि भैया जी आप स्कूल जाते हैं बढ़िया अच्छे वहाँ पे बहुत ही अच्छी जो है यूनिफॉर्म अपने अपने तरीके से पहन के, ठीक है। कोई बच्चा जो है वॉच पहन के जा रहे हैं, गर्ल्स भी बहुत अच्छे से, ठीक है ना, फ़ोन लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था, बिल्कुल सिंपल सिटी से। और वो जो अपने कपड़े पहनाते थे वहाँ पर क्या धोती वगैरह पहनी जाती थी ओनली, जी हाँ, इस तरह से बहुत सिंपल, ठीक है। और क्या होता था, यानी कि आत्मसंयम रखना था, न कि केवल दंड का अभय यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखो परीक्षा के लिए इन चीज़ों को आप कैसे याद रखेंगे जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो यहाँ पे जो है देखो सबसे अधिक किस पे जोर दिया जाता था, वेदों के अध्ययन पर। वैदिक काल में एक वेद पढ़ने का समय लगभग कितना होता था, 12 साल। मैंने कहा ना कि अगर आप एक वेद पढ़ेंगे उसके लिए आपको 12 वर्ष का यहाँ पे समय लगेगा वैदिक काल में। शिक्षा के प्रकार 2 होते थे, परा और अपरा, ठीक है। अनुशासन का अर्थ क्या था भैया, आत्मसंयम यानी स्वयं पर नियंत्रण रखना। 1 2 3 4 वेदों के ज्ञाता को क्रम से स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य कहा गया। इस तरह से ही परीक्षा के लिए याद रखने योग्य तथ्य हैं जिन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे जो है बात करेंगे अनुशासन एवं दंड व्यवस्था। अभी देखो यहाँ पे वैदिक काल में जो है कोई बच्चा अगर अनुशासनहीन कर रहा है यहाँ पे तो उसके लिए क्या कोई दंड भी था? जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। वैदिक काल में शारीरिक दंड देने की प्रथा नहीं थी। ध्यान रखना, हम वेद काल पढ़ेंगे, बौद्ध काल पढ़ेंगे और हम लास्ट में मुस्लिम काल भी पढ़ेंगे। तो तीनों काल में ये पूछा जाता है कि कौन से काल में किस तरह से दंड दिया जाता था। तो वैदिक काल में फिजिकल दंड आपको नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको डंडा बजा रहे हैं यहाँ पे गुरुजी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो शारीरिक दंड देने की बिल्कुल भी प्रथा नहीं थी, ध्यान रखना। ओके, नो। गंभीर गलती होने पर उपवास, प्रायश्चित और आत्मसंयम जैसे दंड दिए जाते थे। हाँ भैया जी, क्या होता था कि अगर आप वैदिक काल में गुरुकुल में आप पढ़ने जा रहे हैं और आप अगर जो है आप अनुशासनहीन यहाँ पे अपना रहे हैं, अनुशासनताहीन पर आ चुके हैं, तब आपकी गंभीर गलती होने पर, जब आप बहुत ही गंभीर गलती करते हैं, उपवास का मतलब क्या होता है, व्रत रहना। आप घर पे भगवान के लिए रहे नहीं रहे, यहाँ पे रहेंगे, उपवास रहेंगे, उसका प्रायश्चित करेंगे और आत्मसंयम जैसे दंड आपको दिए जाते थे। उदाहरण के तौर पर उद्दालक नामक उपवास कराया जाता था जो लगातार 3 महीने तक चलता था। आप कहेंगे कि भैया जी, गुरुजी, हम बिल्कुल भी यहाँ पर, ठीक है ना, अनुशासनहीन नहीं करेंगे। भैया कौन रहेगा बताओ, उपवास कौन करेगा, प्रायश्चित? जैसे कि यहाँ पर क्या होता था, ध्यान रखो, इसके लिए भी एक दंड दिया जाता था और इसके लिए भी एक संस्कार होता था। कौन सा? उद्दालक नामक संस्कार। तो कैसे कि अगर वैदिक काल में कोई भी बच्चा अनुशासनहीन यानी कि कोई भी, ठीक है ना, गलती करता है तो उसके लिए वैदिक काल में बच्चे को किस तरह का संस्कार किया जाता था, उसके साथ में उद्दालक नामक उपवास। इसका मतलब है 3 महीने तक बिल्कुल फ्री क्या रहेगा, कोई भी खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। भाई क्या बात है बेटा। अब यहाँ पे देखो, चलो हम यहाँ पे आजकल के टाइम में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तो भैया बच्चा अगर वहीं पे गलती करता है, टीचर्स चलो 1-2 लगा दी उसने स्टिक वगैरह या फिर 1-2 रख दिया, ठीक है ना, फेस पर। लेकिन भैया ये देखो कितना भैया बहुत ही तकड़ा यहाँ पर, ठीक है ना, इसको दंड दिया जाता था 3 महीने तक। तो ध्यान रखना कि वैदिक काल में जब बच्चा कोई गलती करता था और गलती करने पर फिर उसका कौन सा संस्कार होता था, उद्दालक नामक संस्कार, ठीक है ना। अब देखो वैदिक काल में बात करेंगे समावर्तन संस्कार की। शिक्षा की अवधि सामान्य थे, एक वेद के अध्ययन में लगभग 12 वर्ष लगते थे, मैंने पढ़ाया आपको। इसलिए गुरुकुल में शिक्षा की न्यूनतम अवधि भी 12 वर्ष की मानी जाती थी। अगर आप यहाँ पे जो
जो है गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो 12 वर्ष तक ही आपकी शिक्षा यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा 12 साल तक लगातार। क्लियर है? देखो जब गुरुकुल से विदाई होती थी तो शिक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थी गुरु की आज्ञा लेकर अपने घर लौटता था। अब वैदिक काल में भैया पढ़ाई पूरी हो गई, अब बच्चा कहेगा वाह मजा आ गया, अब तो मुझे अपने घर जाने का मौका मिल गया। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो विद्यार्थी गुरु की आज्ञा लेकर ही घर लौटता था। इसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, गृहस्थ जीवन जीता था। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने पर जो अंतिम संस्कार किया जाता था उसे क्या कहते थे? समावर्तन संस्कार। देखो मैंने कहा ना वैदिक काल में 3 से 4 संस्कार होते हैं। जब बच्चा वैदिक काल में 5 वर्ष का होता है उसका घर पर ही उसे पढ़ाते थे कुल पुरोहित, तब उसका विद्यारंभ संस्कार हुआ। फिर जब बच्चा गुरुकुल में जो है प्रवेश करता है, गुरु के समीप जाके पढ़ता है, तब उसका उपनयन संस्कार होता है। जब बच्चा कुछ गलती करता है वैदिक काल में तब क्या होता है? तब बच्चे को एक दंड दिया जाता है जिसका नाम क्या था यहाँ पे? उद्दोलक नामक उपवास। 3 महीने का उपवास होता था। 14 यहाँ पे संस्कार क्या होता था? जब बच्चे की पूरी पढ़ाई 12 साल हो गए, फिनिश हो गई, अब बच्चा गुरुकुल से अपने घर जाएगा, फिर तब बच्चे का यहाँ पे समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है ना। चलिए, इस संस्कार के गुरुकुल से विद्या लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। शादी करो, ब्याह करो, ठीक है ना भैया जी। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे देखो समावर्तन संस्कार की तुलना आज के दीक्षांत समारोह से की जाती है। परीक्षा के लिए देखो कैसे याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। बच्चे को वैदिक काल में क्या कोई शारीरिक दंड दिया जाता था? बिल्कुल नहीं। गंभीर गलती का दंड क्या था वैदिक काल में? उपवास या फिर प्रायश्चित, और वो भी 3 मंथ का। कैसा भैया जी? 3 मंथ का। ठीक है, उद्दालक उपवास होता था लगभग 3 महीने। गुरुकुल की जो न्यूनतम शिक्षा अवधि थी वह क्या थी? 12 वर्ष थी। शिक्षा का अंतिम संस्कार होता था समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार आज के दीक्षांत समारोह के समान माना जाता है। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारी वैदिक काल की जो शिक्षा है वो जो है भैया जी फिनिश होती है। अब थोड़ा सा और पॉइंट से देख लो, क्या वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? देखेंगे भैया, क्या वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? कई विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी और मैत्रेयी ने वेदों और दर्शन का ग्रहण अध्ययन किया। वैदिक काल में लिखित परीक्षाएं नहीं होती। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि वैदिक काल में किस तरह की परीक्षा होती थी, क्या लिखित परीक्षा होती थी या फिर मौखिक? तो भैया हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि वैदिक काल में जो है बिल्कुल मौखिक क्या होती थी भैया? मौखिक शिक्षा होती थी। ध्यान रखना, ठीक है। लिखित शिक्षा नहीं होती थी भैया जी, मौखिक होती थी। वैदिक काल में कक्षा नायक मॉनिटर पद्धति का भी प्रारंभ हुआ। जैसे कि आपको भी आज के टाइम में जो है एक, जैसा आप जो है नर्सरी में है या फिर फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, तो एक क्लास में एक बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है कि नहीं, कि टीचर्स के जो है एब्सेंट में जो मॉनिटर है जिसको बनाए एक बच्चे को, तो वो यहाँ पे ध्यान रखें। बिल्कुल, तो ये प्रथा देखो आपकी वैदिक काल से चली आ रही है। अनुकरण, मनन और रटंत विधि। देखो अनुकरण का मतलब क्या होता था? गुरु का अनुसरण करके सीखना। मनन का मतलब सीखे हुए विषय पर गहराई से विचार करना। रटंत विधि बार बार दोहरा कर याद करना ही होता है। गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान। देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगी मेरी थ्योरी में कंटेंट इतना बेस्ट मिलेगा, मेरी थ्योरी में एक भी पॉइंट्स ऐसा नहीं मिलेगा जो फालतू का होगा ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल नहीं। पूछा जाता है क्वेश्चन में बार बार कि वैदिक काल शिक्षा गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था वैदिक काल में? पिता और पुत्र की समानता। ध्यान रखना बहुत अच्छे से भैया, ठीक है ना, पिता और पुत्र के समान। चलिए अब देखो परीक्षा के लिए याद कैसे रखें। तो यहाँ पे देखो महिला शिक्षा कैसी थी? वैदिक काल में महिला शिक्षा भी थी और बहुत अच्छी थी। परीक्षा का प्रकार कैसा था? मौखिक, लिखित कोई शिक्षा नहीं थी भैया, ठीक है। और कक्षा नायक पद्धति वैदिक काल में प्रारंभ होती थी। शिक्षण विधियां अनुकरण, मनन और रटंत पर आधारित थी। यानी कि वैदिक काल में अनुकरण करके, मनन करके, रटन करके तीनों साइड से सीखेगा। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान था। ओके, इस तरह से यहाँ पर हमारा वैदिक काल जो है
ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा। अब देखो लाइट जो है डल हो गई है और भैया हम भी ब्लैक ब्लैक दिखने लगे। कोई बात नहीं, हम कैसे भी दिखे, लेकिन PDF आपको बेस्ट और कंटेंट बेस्ट दिखना चाहिए। अब आप प्लीज़ मुझे बताएंगे अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, बढ़िया लगी, ठीक है, तो मैं सारी क्लासेस आपको ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी। ध्यान रखो, हमने आज का जो सेशन यहाँ पे देखा वो हमने जो है किया यहाँ पे वैदिक काल। तो मैंने आपको किस तरह पढ़ाया, सारी चीज़ें पढ़ाई, निःशुल्क थी, गुरुकुल आधारित शिक्षा थी, शिक्षा का माध्यम भाषा क्या थी, संस्कृत थी भैया जी। गुरुकुल की स्थापना राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष में विद्यारंभ संस्कार से होता है। सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। ओके, कोई भी डाउट्स आपका नहीं रहेगा। आई होप अगर क्लास में कोई भी डाउट्स है सो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जाने से पहले आप बैक देख रहे हैं, सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।